नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा के विपक्षी दल विभिन्न पोर्टलों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सरकार आने पर परिवार पहचान पत्र और पोर्टल खत्म करने का वादा करते हैं। साथ ही राज्य सरकार को बाढ़ पीड़ित लोगों को पोर्टलों में उलझाने के बजाय उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की नसीहत देते हैं। वहीं परिवर्तन यात्रा निकाल रहे इनेलो नेता अभय चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी राज्य सरकार के पोर्टलों की तीखी आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टलों से आम आदमी को होने वाली परेशानियों को सुनने और स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि 100 पोर्टल के जरिए लोगों को घर बैठे जो सेवाएं मिल रही हैं, इस पर उन्हें गर्व है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और बार बार चंडीगढ़ आने से छुटकारा मिल गया है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। 8 पीएम की खास पेशकश में आज हम पोर्टल्स के फायदे, नुकसान और दिक्कतों के बारे में जानकारी लेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा, सोशल एक्टिविस्ट राजीव वत्स और सतीश कुमार। सबसे पहला सवाल अमित से। अमित, पोर्टल्स को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर आपकी क्या राय है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला दोनों ही सरकारी पोर्टल से जनता की दिक्कतों को देखते हुए इन्हें बंद करने का आश्वासन दे रहे हैं। अमित जी। देखिए धनखड़ साहब, दो बातें हैं जी जी। पोर्टल से दिक्कत होना और पोर्टल को बंद करना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं जी। पहली बात तो यह है कि पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी भाई। हम आज टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी जहां तक लगता है कि वो जीवन को कॉम्प्लिकेट भी बनाती है लेकिन इजी भी बना देती है जी। कॉम्प्लिकेट उनके लिए बना देती है जिनको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती। सरल उनके लिए है जो टेक्नोलॉजी यूज करना सीख जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। आपकी आवाज कम आ रही है। हम बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में पहले। जी जी। अगर पोर्टलों से उनको इतनी दिक्कत है, डिजिटलाइजेशन से इतनी दिक्कत है, तो क्या उनके समय में पोर्टल नहीं बने? क्या डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ? भाई तहसील का जो सारा कामकाज है, रेवेन्यू का जो डिजिटलाइजेशन होना शुरू हुआ था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम से हुआ था। झज्जर में मुझे जहां तक ध्यान है कि झज्जर तहसील का सारा जो रिकॉर्ड था डिजिटल हो गया था और रजिस्ट्री वगैरह तो शुरू उन्होंने भी किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हीं के कार्यकाल में बहुत सारे दिक्कत ये है धनखड़ साहब कि फिलहाल जो दो चीजें हुई हैं जी, परिवार पहचान पत्र और ये प्रॉपर्टी आईडी जी, इन दोनों ने जनता को इतना रुला दिया है क्योंकि इसमें 90% के आसपास इसमें गड़बड़ियां हैं दोनों में जी। और परिवार पहचान पत्र रद्द करना एक अलग विषय हो सकता है क्योंकि संवैधानिक नहीं है। अभी तक कोई इस तरह का कानून है ही नहीं। हरियाणा इकलौता राज्य है पूरे देश में जिन्हें परिवार पहचान पत्र लागू किया है। जी। एक वजह नहीं बता रही सरकार। जब आधार कार्ड है, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल का अपना कार्ड है, अपना नंबर है, तो परिवार पहचान पत्र की जरूरत क्या रही? ठीक है ना। लेकिन उसमें इस तरह के तर्क देते हैं कि योजनाएं जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे। तो आप इंडिविजुअल के साथ जोड़ो, आप परिवार पहचान पत्र के साथ क्यों जोड़ते हो? उसमें भी लड़ाइयां होगी हैं भाई। माँ बाप किसके साथ रहेंगे? छोटे के साथ रहेंगे, बड़े के साथ रहेंगे, सभी का इकट्ठा बनेगा क्या? एक अकेले का बनेगा? क्योंकि आपने महीना भर पहले देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल अकेला था परिवार में, वो सिर पे अपना सेहरा बांध के डीसी ऑफिस में चला गया था और ये गुहार लगा रहा था कि मेरी शादी करवा दो क्योंकि मेरे अकेले का परिवार पहचान पत्र नहीं बन रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं।
तो परिवार पहचान पत्र तो रद्द किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, कोई आपत्ति नहीं करेगा परिवार पहचान पत्र अगर रद्द हो गया, क्योंकि उसमें किसी का कोई लॉस नहीं है। लेकिन पोर्टल बंद करना मुझे लगता है कि आज के आधुनिक जमाने में टेक्नोलॉजी के युग में गलत बात है। मेरा मानना यह है कि पोर्टल बंद करने की बजाय पोर्टल चलाने में सरलीकरण होना चाहिए। जो चीजें है ना, जो ज्यादा कर दिए, ऑप्शन ज्यादा लगा दिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लिया आप पेंशन को ले लीजिए, पेंशन जब तक नहीं होगी, जब तक आप परिवार पहचान पत्र का नंबर नहीं डालोगे, कुछ और इस तरह के अड़ंगे लगा दिए, ठीक है ना। अब एक चीज और बताता हूँ, छोटी सी और बात बताता हूँ, डिजिटलाइजेशन क्यों जरूरी है और डिजिटलाइजेशन के नाम पे क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है। डिजिटलाइजेशन ऐसी चीज है, ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें पलक झपकते काम हो जाता है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में खामियां हैं और हमें पता है, ठीक है ना। हालांकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि 85% आईडी गलत बनी है, और मेरा मानना यह है कि 90% से भी ज्यादा है, थोड़ी बहुत ही है जो ठीक ठाक बनी होगी प्रॉपर्टी आईडी। उसमें एक विकल्प है अभी कि आपको अगर तत्काल उसमें सुधार करवाना होगा तो आपको तत्काल शुल्क के रूप में 5,000 रुपए सरकार को जमा कराने पड़ेंगे जी। उसके बाद आपका तत्काल समाधान होगा। अगर पोर्टल है, पोर्टल डिजिटलाइज होता है, रियल टाइम में आपको डाटा मिलता है, भाई हमें सर्विस तुरंत क्यों नहीं मिलनी चाहिए अगर डिजिटलाइजेशन है, अगर पोर्टल है, अगर कंप्यूटर 5,000 रुपए की जरूरत क्या है? 5,000 रुपए किस बात की, जिस काम में, जिस गड़बड़ी में उपभोक्ता की गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने प्रॉपर्टी गलत बनाई है और वो तो सुधरवा रहा है भाई। राजीव, लगता है संपर्क कट गया है हमारा। अब आपसे सवाल ले लेता हूं। राजीव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार एक के बाद एक करीब 100 पोर्टल शुरू करवा चुके हैं, और मुख्यमंत्री तो पोर्टल के कारण आम जनता को होने वाली दिक्कतों को सुनने को भी तैयार नहीं है, और कहते हैं कि पोर्टलों के कारण लोगों को घर बैठे जो सेवाएं मिल रही हैं इस पर उन्हें गर्व है। पोर्टल्स को लेकर आपकी क्या राय है? इससे लोगों को फायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? धनखड़ साहब जी, नेहरा साहब की बात से मैं सहमत हूं। देखिए, पोर्टल्स जो है वो बेसिकली गवर्नेंस के डिजिटलाइजेशन का एक मोड है जी। और मोदी जी ने जब डिजिटल इंडिया की बात करी तो उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जी। तो एक बात तो है विपक्ष के विरोध की। जब राजीव गांधी जी के टाइम में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ तब आज वाला जो सत्ता पक्ष है तब विपक्ष था, विरोध करता था जी। और आज जो है डिजिटलाइजेशन के ऊपर विपक्ष जो है, आज का विपक्ष जो है खामी काट रहा है, जो उस वक्त का विपक्ष था वो इसको बढ़ावा दे रहा है जी। तो विपक्ष की बात को एक तरफ रखते हैं, पहला सवाल आता है कि ये जो हम लोग ये जो देख रहे हैं, मैं इसको पोर्टलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि जो है 100 से ज्यादा पोर्टल ये गवर्नमेंट जो है वो शुरू कर चुकी है, तो बेसिकली ये गवर्नेंस का पोर्टलाइजेशन है जी। अब सबसे जब भी हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं जी, कि हम जो है जो भी डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस ला रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी एक्यूरेट है और कितनी पीपल फ्रेंडली है जी। अब मनोहर लाल खट्टर जी के साथ और इनकी सरकार के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये हर काम जो है ना वो यू कहते हैं ना हथेली पे सरसों उगाना, एक तो ये उस स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा अगर कोई आदमी जो है इनको खामियां बताता है तो ये उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं जी, उसको स्वीकार नहीं करते। सही बात। अच्छी गवर्नेंस और इफेक्टिव गवर्नेंस का जो सबसे पहला जो वो होता है ना सिद्धांत होता है, वो होता है कि अगर आपके सामने क्रिटिसिज्म आ रहा है तो आपको उसकी एक फेयर इवैल्यूएशन करनी चाहिए होती है। सही बात। अब
नेहरा साहब ने जैसे बताया कि ये जितने भी जो है प्रॉपर्टी आईडी का इशू है या पीपीपी का इशू है, इनमें लाखों की खामियां हैं। अब जैसे कल मैं जो है अपोजिशन लीडर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो 42 लाख प्रॉपर्टीज का सर्वे किया गया। अपोजिशन तो कह रहा है कि 85% से ज्यादा जो है उसमें खामियां हैं। फिर भी मनोहर लाल खट्टर जी ने 7 जुलाई को यह स्वीकार किया है कि 8 लाख प्रॉपर्टीज की शिकायतें हमारे पास आई हैं जी। उस 42 लाख का 8 लाख जो है वो 20% से ज्यादा है। दिसंबर में जो हमारे शहरी निकाय मंत्री हैं वो स्वीकार कर चुके हैं कि 15 लाख से प्रॉपर्टी आईडीज 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी आईडीज में जो है शिकायतें हमें मिली हैं। अगर उसको आप देखोगे तो वो जो है 40% के आसपास का 35% के आसपास का आंकड़ा है। इसी तरीके से परिवार पहचान पत्र को आजकल गांव में जो है परिवार परेशान पत्र कहा जा रहा है। अब ये समस्या क्या है कि आपने इस प्रोसेस को, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें खामियां भी आती हैं जी। तो उसकी लगातार रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। आपने क्या करा, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए और जैसे नेहरा साहब ने बताया वो कंपलसरी भी कर दिए जी। आपने ये सोचा ही नहीं कि जब आप इनको जो है कंपलसरी करेंगे तो इनमें जो खामियां हैं उसकी वजह से लोगों को जो समस्याएं आएंगी उनका क्या होगा जी। अगर आप जो है इसको पीपल फ्रेंडली बनाना चाह रहे थे तो सबसे पहले आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को मोर देन 95% तक एक्यूरेसी तक लाके उसके बाद इसको कंपलसरी बनाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया जी। दूसरी बात जो मैं कहता हूं कई बार कि ये बेसिकली पोर्टलाइजेशन के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइवेटाइजेशन है जी। आप ये जितने पोर्टल्स जो है बना रहे हैं उनमें से मैक्सिमम के ठेके आपने प्राइवेट कंपनीज को दिए, यानी कि आप सरकारी महकमों का काम जो है वो प्राइवेट उनको जो है प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हो जी। मैं जो है यहाँ पर अगर कंजर्वेटिव व्यू ना लूं तो मैं इस बात को भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ठीक है आपने जो है इनको प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, आपको लगता है कि वो बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं चीजों को जी। लेकिन सवाल फिर वही आता है, क्या वो बेटर इंप्लीमेंट कर रहे हैं? जब जी। आपकी 30% से ज्यादा जो है प्रॉपर्टी का मैटर बहुत सेंसिटिव होता है धनखड़ साहब, हम लोग सारे जो है रूरल बैकग्राउंड से निकले हैं, एक इंच के ऊपर लट बच जाते हैं उसमें आपने जो है एक की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे चढ़ा दी, प्लॉट का साइज गड़बड़ कर दिया, आपने जो है किराएदार को मालिक दिखा दिया, आपने जो है अनऑथोराइज्ड को ऑथोराइज्ड कॉलोनी 20 तरह की उसमें जो है खामियां आपने छोड़ दी जी। इस सब से जो विवाद जो आएंगे उसका जिम्मेदार जो है ये मिसमैनेजमेंट है जो आपने करी। दूसरी बात, नेहरा साहब ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी में अगर आप जो है फास्ट ट्रैक करवा के और जो है वो करेक्शन करवाना चाहते हो 5,000 की फीस ले रहे हैं जी। मतलब करे कोई और भरे कोई, गलत ड्राइविंग आप करो और हेलमेट मैं पहनूं, ये तो कोई बात हुई नहीं ना। आपने जिस कंपनी को ठेका दिया उसके साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट था कि 10% तक जो है अगर आपने जो है गड़बड़ियां करी हैं जी तो 2 गुना फाइन होगा, 10 से 15% पे 4 गुना होगा, 15 से 20% पे 8 गुना होगा और 20% से ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा जी। आपने उस कंपनी को तो जो है पेमेंट करके फ्री कर दिया और करेक्शन के लिए जो है अब कंज्यूमर भुगत रहा है। तो यहां पर समस्या यही है ना, गलती किसी की है, दंड कोई भुगत रहा है। बिल्कुल। फिर उससे अगली बात, आप लोग ये कह रहे हो कि हमने प्राइवेट सेक्टर से इसको करवा लिया क्योंकि वो बेटर मैनेज कर सकते, वो तो करके चले गए, इनको टाइम के साथ मैनेज कौन करेगा? सही बात। अपडेशन कौन करेगा? इनका सॉफ्टवेयर को जो है अपडेट कौन करेगा? उसमें जो चेंजेस आएंगे उनको अपडेट कौन करेगा? अब आप लोगों ने जो है इसी तरीके से परिवार पहचान पत्र में जो है टीचर्स को उलझा दिया जी। इनसे कोई पूछने वाला हो कि परिवार पहचान पत्र का और टीचर्स का क्या लेना देना है? सही बात है। टीचर्स की आप क्लासेस डिस्टर्ब कर रहे हो, पढ़ाई का भट्ठा बैठा रहे हो, वो उन लोगों को जो है ना इसकी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है और आपने फिर उस
पीपीपी को 20 तरह की योजनाओं में जो है कंपल्सरी कर दिया। जी। तीसरी बात, क्या लोग जो है ना इसको मैनेज कर पा रहे हैं? अब वो होना ये चाहिए, जो पोर्टल आपने जो है बनाया है, जो आप ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हो, जी, वो इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि लोग उसको इजीली जो है एक्सेस कर सकें, इजीली ऑपरेट कर सकें, और उनमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो एक सिंपल प्रोसेस के तहत जो है वो होने चाहिए। सही बात। लेकिन उसके लिए तो जो है ना वापस लोगों को दफ्तरों में ही जाना पड़ रहा है ना। तो जब लोगों को दफ्तरों में लाइन लगाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वो भी किस लिए? काम के लिए नहीं, करेक्शन के लिए। जी, तो इसका मतलब आपका डिजिटलाइजेशन जो है वो गलत ट्रैक पे है। बिल्कुल। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि डिजिटलाइजेशन बुरा नहीं है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट गलत है। जी, राजीव जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। सतीश, आपने पोर्टल्स के बारे में विपक्ष और सरकार दोनों को लेकर दोनों पैनलिस्टों अमित और राजीव की राय सुनी। आपको मुख्यमंत्री की बात सही लगती है या विपक्ष के नेताओं की? धनखड़ जी, मैं विपक्ष के नेताओं से भी सहमत हूं, और मैं डिजिटल वाले मैटर पे भी मेरा अपना ऐसा मानना है कि चीजें डिजिटल होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के लिए आप ये डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या उन लोगों को आपने डिजिटली लिटरेट कर दिया? क्या उनको आपने इतना एजुकेटेड कर दिया कि उस फैसिलिटी का वो अपने फोन से, अपने लैपटॉप से उन सुविधाओं का क्या वो यूज कर सकते हैं? जी। इस पीपीपी के नाम पे, इस डिजिटल के नाम पे, इस पोर्टल के नाम पे, इन सर्वे के नाम पे, आज अगर आप किसी भी गांव, शहर, नगर पालिका, नगर निगम के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखिए धनखड़ साहब, किसी भी टीचर्स के बारे में आप बात करके देखिए, एक ही बात सुनने को मिलेगी, उसका पीपीपी में ड्यूटी आई हुई है, उसका उस पोर्टल के सर्वे में ड्यूटी है, उसका उस अपलोडिंग में ड्यूटी है। यानी टीचर्स को जो बच्चों को पढ़ाने का काम है, उसकी बजाय ये सरकार की जो वाहियात की बेतुकी बातें हैं, आज ये डिजिटल, आज ये डिजिटल, आज ये डिजिटल। एक्चुअल में अगर सरकार इन सुविधाओं को डिजिटल करना चाहती थी तो इन्होंने गूगल पे की तरह, फोन पे की तरह, पेटीएम की तरह उसको यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए था। आज ये किसान को कहते हैं वो अपनी फसल को पोर्टल पे इनलिस्ट करे, पोर्टल पे इनरोल करे, खाद लेना हो तो पोर्टल पे जाए, फसल बेचनी है तो पोर्टल पे जाए, पैसे लेने हैं तो पोर्टल पे जाए। क्या उन किसानों को इन्होंने इतनी शिक्षा दी कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? इन्होंने सिवाय एक्सपेंस बढ़ाने के उन लोगों को, आज सिचुएशन ये है धनखड़ साहब, हर घर में एक बंदे को तो इसी काम पे रखना पड़ता है। आप पीपीपी में करेक्शन करवाओ, आप प्रॉपर्टी आईडी की करेक्शन ठीक करवाओ, आप फसल को इनरोल करवाओ, आप खाद के लिए, खाद जब मिलेगा जब वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, बच्चे का एडमिशन जब होगा, जब आप ये पीपीपी बनवा के लाओ, इतने सारे सर्टिफिकेशन है। और एक और नई बात मैं धनखड़ साहब आपको, ठीक नहीं होगी धनखड़ साहब एक नई बात और बताऊंगा मैं आपको। जब मैक्सिमम चीजें ऑफलाइन थी, जब उनके जो सर्विस चार्ज थे सरकार के, उनसे आज 100 गुना है। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताऊंगा, उस समय उनकी फीस 150 रुपए लगती थी, आज वो फीस 1500 रुपए, और डिफरेंट टाइप के 2000 ये चार्जेज, 1000 रुपए ये चार्जेज, 1500 ये चार्जेज। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, एक वेपन का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए हम 150 रुपए फीस पे करते थे पुरानी सरकारों में, और आज उस वेपन के लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए 5500 रुपए तो मतलब रिसिप्टेबल पे करना पड़ रहा है। और विदाउट रिसिप्टेबल की मैं बात करूं तो ये लोग मानेंगे नहीं उन बातों को। मीन्स इस पोर्टल के बहाने से जो काम 150 और 10 और 15 रुपए में होता था, वो आज 1500, 2000, 5000 और 10,000 रुपए में होता है जी। और अगर सरकार ना मानने को तैयार हो, मैं एडवोकेट भी हूं, एक्टिविस्ट भी हूं, मेरे पास सबूत है, मैं खुद भुगत भोगी हूं जी। और आपकी कोई भी ऐसी क्यूरी हो, आपकी क्वेश्चन आंसरिंग हो धनखड़ साहब, इस पोर्टल ने हर घर से एक आदमी को, सरकार कहती थी ना भाई काम देंगे, काम दे दिया, एक आदमी को ऐसा निठल्ला साबित कर दिया, पूरे दिन कागजों का थैला भर के चक्कर काटते रहो पोर्टलों के इधर उधर।
और कोई सुविधा नहीं इन पोर्टलों। पोर्टल की सुविधा जब होती, जब ये यूजर फ्रेंडली होता, मैंने अपना फोन खोला और फोन से खुद करेक्शन करने की सुविधा होती, खुद उसमें एडिट करने की सुविधा होती, खुद सबमिशन की सुविधा होती, और फीस भी इजी होती। मैं 10 रुपए 20 रुपए, जब कोई डॉक्यूमेंट से नहीं लगना, कोई कागज का खर्चा नहीं, सॉफ्टवेयर एक बार बन गया तो इतनी महंगी फीसें क्यों? जी, ठीक बात। तो धनखड़ साहब, मैं तो विपक्ष के लोगों से सहमत हूं इस बात पे। एक बात बताइए ना, पुराने जमाने में एक राशन कार्ड होता था, क्या राशन कार्ड में जिसका नाम होता था वो परिवार से कभी गुम हो गया क्या? नहीं। पीपीपी की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात। आपके पास आधार कार्ड है, नेशनली आइडेंटिफिकेशन आपके पास, फिर पीपीपी क्या करेगा आपका, बताओ आप। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। नहीं ये सर, ये धनखड़ साहब है, ये पीछे पोर्टलों के नाम पे इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए डिजी लॉकर ले आए हम। जी, मुझे ये बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी और स्कूल इनका ऐसा है जिनको मैं ये कह दूं डिजी लॉकर से निकाल लो मेरी? जी, मान लेगा कोई? कोई नहीं मानता। उन्होंने ओरिजिनल लेके आओ, उसको सबमिट करो, कलर साफ नहीं है, रेजुलेशन पूरा नहीं है, तो फिर ये ड्रामा क्यों? सही बात। सतीश जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अभी अमित जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित, आप फील्ड में लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, पोर्टल से वास्तव में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? अमित जी धनखड़ साहब, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एक्स्ट्रा पैसा जाना किसी भी व्यक्ति के। जी, मान लिया किसी के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वो साइबर कैफे में जाएगा। किसानों के साथ भी यही दिक्कत है। मान लिया उनको फसल का ब्यौरा अपलोड करना है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जैसा मर्जी आए वो आवाज साइबर कम हो कैफे गई वाला है, लेगा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। कम हो गई है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूं कि पहली दिक्कत तो ये है जनसाधारण को कि पैसा खर्च करना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो सरकारी फीस के रूप में नहीं। मान लिया मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो मुझे साइबर कैफे में जाना पड़ेगा और वहां पे वो सारा अपलोड करवाना पड़ेगा, तो वो अपनी फीस तो चार्ज करेगा। तो सरकार या तो उसको रिफंड करे उसकी फीस को, या फिर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, भी आप 10 रुपए लोगे या 20 रुपए लोगे इस सर्विस के, वो मनमर। फिर एक बार हमारा संपर्क कट गया है। राजीव, जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, यानी जो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग नहीं जानते हैं, उनके लिए ये पोर्टल जी का जंजाल है, जो अभी जैसे कि बता रहे थे हमारे साथी अमित जी। इसके चलते उन्हें सरकार ने फ्रेंचाइजी देकर बनाए गए कथित सेवा केंद्रों के संचालकों की लूट का शिकार होना पड़ता है, यानी भ्रष्टाचार वाया भटिंडा जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? धनखड़ साहब, सरकार अगर डिजिटलाइजेशन करना चाहती है जी, तो सरकार को डिजिटलाइजेशन के लिए एक उचित रणनीति बना के चलना चाहिए था। जी, आप कहीं टीचर्स के ऊपर ये थोप रहे हो, कहीं पर आप जो है प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हो, जो है गड़बड़ियां कर रहे हैं, 20 तरह की खामियां सामने आ रही है। इसकी बजाय राजीव जी आप बोलिए, आपका ठीक है। वो नेहरा जी का माइक ऑन था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। हेलो, हाँ जी। आप जो है ये 20 तरह के हाथ पैर मार रहे हो, कहीं टीचर्स को उलझा रखा है, कहीं प्राइवेट कंपनीज को आपने ठेके दे रखे हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके का डिजिटलाइजेशन आम जन के लिए समस्याएं ही खड़ी करेगा। जी, लोग तो जागरूक बाद में होंगे, पहले तो सरकार को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। जी, यदि सरकार इस मामले पर ईमानदार होती तो एक सिस्टम से चलती। इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उस डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ये मैन पावर प्रोवाइड करते सर्वे के लिए, उसी को जो है आप और मैन पावर देते डिजिटलाइजेशन के लिए। जी,
जिस भी डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करना होता, वो डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन जो लोग ये लोग बनाते, उससे जो है सर्विसेज मांगते, वो इनको करके देते। अब उसका फायदा क्या होता कि एक तो बच्चों को रोजगार मिलता, दूसरा जब पब्लिक सर्वेंट बैठा है ना, हम पटवारी में 20 कमियां निकालते हैं जी, लेकिन पटवारी उसके बावजूद भी एक पब्लिक सर्वेंट है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसकी सर्विसेज के लिए उसको लायबल ठहराया जा सकता है जी। पहली बात तो प्राइवेट कंपनी ने को आपने ठेका दे दिया, उसने अपना काम करा, गलत ठीक जैसा करा वो करा, उसके बाद बिल क्लियर करवाए, वो चलते बढ़े। उस कंपनी की ही लायबिलिटी नहीं आप फिक्स कर पाते जी। फिर उस कंपनी ने अपने पास जो लोग रखे हुए हैं वो सब टेम्परेरी लोग वो रखते हैं, 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में जी। वो बेचारे जो है ना खुद नौकरियां बदलते रहते हैं जी। तो ये जो इतनी खामियां और सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ना आपने एक जो है प्रॉपर जो है व्यवस्था बनाई, ना प्रॉपर मैन पावर आपने जुटाई उसके लिए जी। आप अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए, उनसे जो है इन चीजों को वो करिए, जो है इंप्लीमेंट करिए, उनके ऊपर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डालिए जी। और ये सारे का सारा जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक यूं कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। आपने 100 पोर्टल बनाए, उसकी बजाय आप 20 बना लेते पहले, लेकिन हाँ, 10 बना लेते, क्या जरूरी है 100 बनाना, लेकिन कम से कम वो 10 को तो ठीक से आप जो है पहले जो है वो करते, एस्टेब्लिश करते, उनको जो है प्रॉपर इंप्लीमेंट करते, जो खामियां थी उनको ठीक करते जी। उसके बाद आप इनको जो है ना कंपल्सरी करते योजनाओं के लिए जी। इसी तरीके से फिर जो है अगला जो बात आती है, अब जो है ना हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गांव का 70 साल का बुजुर्ग है, 60 साल का किसान है, उनको अब हम जो है ये एक्सपेक्ट करें कि वो बेचारे कभी कंप्यूटर जो है वो चलाएंगे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा जी। तो इसका रास्ता क्या है? आप तो जो है जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चे बैठे हैं, आप तो उनको भी लिटरेट नहीं कर रहे हो जी। तो आपको कम से कम जो यूथ है जी, उसको तो डिजिटली अवेयर करना पड़ेगा ना। हर घर में कोई कॉलेज में जाने वाला बच्चा, यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा, सीनियर सेकेंडरी का स्टूडेंट होता है ना जी। आप इससे अच्छा तो जो है उन बच्चों को ट्रेनिंग दे दीजिए, जो आपने जो है ये लोगों को जो है CSC के ऊपर और उनके ऊपर धक्के खाने के लिए, लाइनें बढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। तो इससे अच्छा तो आप स्टूडेंट्स को ही अवेयर कर दीजिए, उन्हीं को जो है वो आप ट्रेनिंग दे दीजिए, ताकि वो जो है इंप्लीमेंट कर सके इन चीजों को। बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिजिटलाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कर रहे हैं, तो डिजिटल इनकी सतीश कुमार जी की बात से मैं सहमत हूं कि फिर आपको डिजिटल अवेयरनेस भी तो देनी पड़ेगी ना। सही बात है। और अब मैं एक आधार का एग्जांपल आपको दे दूं। पहले बहुत सारी करेक्शन, बहुत सारे चेंजेस हम लोग जो है खुद कर सकते थे मोबाइल फोन से और जो है लैपटॉप से। अब वो सारी सर्विसेज जो है वो करके वापस जो है उनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दी। अब हम लोग जो है छोटे छोटे भी चेंजेस करने हैं, फोटो चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, अब वो हम अपने पास से नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास जाना पड़ता है, वहां पर जो है वो NIC वाले करते हैं उनको। तो आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना, और उसके लिए फीस लगा दी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि जो है हरियाणा सरकार का लेना देना नहीं है आधार से। आपने पहले आधार को जो है इंट्रोड्यूस करा, फिर उसको जो है आपने कंपल्सरी करा, अब आपने उसमें करेक्शंस को पेड कर दिया जी। इस तरीके से तो आम आदमी की हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए ना। सतीश जी, बड़ी संख्या में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पोर्टल सेवाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए या इसमें सुधार करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए? धनखड़ साहब, जो पोर्टल जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिस पोर्टल से जनता को फायदा हो वो पोर्टल करे काम, उसमें जो खामियां है उसको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जो ये खाम खा के पोर्टल हैं, जिन पोर्टलों की जरूरत ही नहीं है, जिन पोर्टलों पे जिन लोगों का काम है वो लिटरेट ही नहीं है डिजिटली उतने, उन पोर्टलों को बंद कर देना चाहिए, उनका कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है, वो ERP एक पोर्टल है, बच्चा पढ़ा लिखा है, वो ठीक है, जेन्युइन बात है। लेकिन जो खामखा के पोर्टल अनक्वालिफाइड लोगों के लिए
एक टेक्निकली पोर्टल में उलझा के उनको रख देना, इनको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। जी, व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और खास तौर पर कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों का जीवन काफी सरल हुआ है। पोर्टल सेवा लोगों का जीवन सरल और सुगम बना सकती है यदि सब लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हों और पोर्टल में गलतियां सुधारने की प्रक्रिया सरल हो। जिस तरह से परिवार पहचान पत्र की गलती ठीक करवाना आसमान से तारे तोड़कर लाने के समान है, पोर्टल सेवा में सुधार की काफी गुंजाइश है। पोर्टल संचालन के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अच्छी कंपनियों के सर्वर इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि ट्रैफिक बढ़ने पर पोर्टल क्रैश ना हो। साथ ही सेवा केंद्रों के संचालकों की फीस तय करके दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए जाने चाहिए, जिससे आम आदमी को ठगी से बचाया जा सके। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। सभी मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।